नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है जो हमें भेजे हैं, उनका नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश की ये कहानी खुद अपना नहीं है, उनके ममेरे भाई के साथ, और उसमें जयप्रकाश जी भी शामिल थे। ममेरे भाई की शादी थी, बारात में गए हुए थे। और तब की ये बात है, साल 1990 का। झारखंड, तब बिहार झारखंड एक ही था। रात को बारात गई थी। बारात जाने के बाद में अब वहाँ पर एक तरह से चहल पहल हो जाती है। बाराती घराती सब मिलकर के एंजॉय करते हैं। और कुछ बारातियों में कुछ लोग थे और कुछ घरातियों में थे जो नशे पानी की तरफ थे। आखिरकार तकरार हो जाती है, लेकिन संजोग था कि बीच बचाव करके उस झगड़े को रोक दिया गया था। मैं तो काफ़ी डर गया था। जयप्रकाश जी बताते हैं कि मैं तो काफ़ी डर गया था। मैंने ऐसा बवाल कभी देखा नहीं था। छोटे छोटे बात को लेकर के अब बात आगे बढ़ गई थी। अगर वो लोग दारू नहीं पीते, नशा पानी नहीं करते, तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं कि हमें रात को ही अब वहाँ से भागना पड़ता। ऐसा ही बात बढ़ गई थी। खैर, हमारे मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और सब लोग सख्ती में थे। और जो लोग भी इस घटना की शुरुआत किए थे ना, अब वो भी एक तरह से सदमे में थे कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ लोग थे बारातियों में और कुछ लोग घरातियों में, जो आपस में अब कहाँ कहीं से नशा पानी में थे, दोनों तरफ से, और आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद माहौल पूरा अलग हो चुका था। और तब बारात को कहने लगा घराती के लोग, लड़की वालों ने, कि ऐसा कीजिए कि अब तो शादी हो गई है, अब रात यहाँ पर गुजारना ठीक नहीं है, आप लोग अपनी बारात लेके लौट जाइए, नहीं तो अभी लोग ये दारू पी रहे हैं, ना जाने अब पूरी रात बाकी है, कुछ ऊंच नीच हो जाए, ठीक नहीं है, आप लोग निकल दीजिए। आखिरकार जयप्रकाश जी बताते हैं कि उसी रात में लड़की की विदाई होती है, जबकि रात का करीब 1 बज रहा था। और बारात जो गई थी 2 बस में भर के गई थी। सारे अपना बाराती बस में सवार हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन और एक ड्राइवर। और वो जीप थी, उस टाइम में जीप चला करती थी। जीप में बैठ करके लड़की चल देती है। लेकिन अब चलने के बाद में जो मेन सड़क थी थोड़ा घुमावदार थी, घूम करके अब मेन सड़क पर पहुंचती थी। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता था जिसमें हल्के फुल्के वाहन निकल सकते थे। और जो जीप वाला था उसको रास्ता का पता था और उसी रास्ते से आया था। लेकिन अब उसी रास्ते से रात को निकलने लगा। जयप्रकाश जी बताते हैं कि जब जीप घर से, मैंने जहाँ बारात रुकी हुई थी वहाँ से आगे निकलती है, अब मेन रोड पर जब पहुँचने की हालात में होती है, और वहीं पर बीचों बीच में एक शमशान था। शमशान क्या था, वो घने वृक्षों से ढका हुआ था, झाड़ियाँ उगी हुई थी, और उसी के बगल से वो रास्ता, कच्चा रास्ता गुजर रहा था। जब उस रास्ते पर जीप जाती है ना, और उस जीप में सिर्फ 3 लोग, एक ड्राइवर, एक दूल्हा, एक दुल्हन, और बाकी तो मेन रोड पर आके सब मिल ही जाना था, बस इकट्ठा हो ही जाना था और इकट्ठे ही सब चलना था। जयप्रकाश जी बताते कि मैं बस में था। जब हमारा बस आकर के रुक गया उस जगह पर जहाँ पर वो जीप अब उसी रास्ते पर, मेन रास्ते पर आनी थी, और तब हम लोग वहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार करने लगे कि अभी तक जीप क्यों नहीं आया, अभी तक जीप क्यों नहीं आया। सबको चिंता थी, आखिर बात क्या है, कहाँ जीप फंस गई। अब बेचैनी तो हो गई थी सारे बाराती में, कहीं जीप खराब ना हो गई हो। कई तरह के मन में आशंकाएं थी। तो आखिर जाए कौन, उस रास्ते पर कौन जाए देखने के लिए। लेकिन बस में से कुछ नौजवान लड़के निकले, एक बुजुर्ग भी निकले, और मैं भी था। हम सब उसी कच्चे रास्ते पर चलने लगे जो गांव से सीधी वो सड़क, कच्ची सड़क आती थी। और वो हमें तो मालूम भी नहीं था कि उस रास्ते में कहीं शमशान भी है। और जब हम जाते हैं ना, थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं, तो जीप एक जगह पर रुकी हुई दिखाई दे रही है। जीप स्टार्ट थी, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, और दूल्हा दुल्हन अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मतलब हो क्या रहा वहाँ पर कुछ मालूम ही नहीं है। जीप का ड्राइवर जैसे अब जीप चला रहा हो ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ है, और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख रहे हैं। जब हम लोग आवाज़ देते हुए पहुँचते हैं ना, तभी लोग हिलते डुलते नहीं हैं। जहाँ जो बैठा है
वैसा बैठा है, ड्राइवर अपने सीट पर बैठा हुआ है, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, इंजन स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी गियर में नहीं है। अब इसके बाद हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उनकी नज़रें अब एक तरह से पलक झपकती नहीं है। ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया? बुजुर्ग कहते हैं, आवाज़ देते हैं कि इनके पास जाना नहीं, दूर से आवाज़ देना है, दूर से आवाज़ देना है। हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर मामला क्या है, ऐसा क्या हो गया जीप में। और तब बुजुर्ग कहते हैं कि मामला कुछ अलग है, तुम लोग थोड़ा दूरी रहना, मुझे जाने दो। और वो जो थे ना, कुछ तंत्र मंत्र के जानकार थे, और वो कोई मंत्र पढ़ते हुए अब उस जीप के पास जाते हैं। और जीप को टच करते हैं ना, जैसे ही जीप को टच छूते हैं, और तब लोग सारे लोग हरकत में आ जाते हैं। जीप का ड्राइवर अब अपने आंखें मलकाने लगता है, और जो दूल्हा दुल्हन है वो भी अब दुल्हन शर्मा के अपना पर्दा कर लेती है, और दूल्हा इधर उधर देखने लगता है कि हुआ क्या भाई। और तब वही बुजुर्ग कहता है कि बेटा, क्या हुआ था आप लोग के साथ में, यहाँ पर जीप क्यों रुकी हुई थी? लेकिन इसका जवाब किसी के पास में नहीं था। ना तो ड्राइवर दे रहा था, और ना दूल्हा ना दुल्हन, तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। और तब वही बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, जीप लेके चलो, आगे बस खड़ी है, और हमारे बस के बीच में रखना, एक आगे बस रहेगी, एक पीछे बस रहेगी, और तुम अपना जीप पीछे पीछे बीच में रखना, और एकदम सामान्य से चलना, हम लोग ऐसे ही रात को चलेंगे। आखिरकार हम लोग रोड पे पहुंचते हैं, और उस टाइम मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मेरे भाई के साथ में क्या हुआ था, वो तो पढ़े लिखे इंसान थे, और जो दुल्हन थी वो भी पढ़ी लिखी थी, और ड्राइवर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? आखिर उस जगह पर रात में क्या हुआ था? और जब वो बुजुर्ग तंत्र मंत्र करके जीप को छूते हैं तो सब कुछ समान हो जाता है, बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। ना तो वो बुजुर्ग हमें बताते हैं जब हम लोग पूछते हैं कि बाबा जी हुआ क्या था, और तब हमें डांट देते हैं, काम से अपना मतलब रखो, हमारे काम में बिल्कुल अड़ंगा मत डालना, और ना ये सवाल दोबारा पूछना। हम लोग डर गए थे, करते क्या, हम बस में सवार हो गए, और वैसी कंडीशन में बस, एक आगे बस और बीच में वो जीप जिसमें दूल्हा दुल्हन, और पीछे वाले बीच जो बस था उसमें मैं भी सवार था, चल पड़ी थी बस। खैर वहाँ का बात वहीं पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम लोग एक ढाबे पर रुके थे, चाय वगैरह पिए थे, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने पिए थे, ड्राइवर पिया था। ऐसा देख के नहीं लग रहा था कि उनके साथ में कुछ अलग हुआ हो, ऐसा महसूस ही नहीं होता था। वो लोग हंस के बात कर रहे थे, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि कोई भुताह घटना उनके साथ में घटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन असली खेल तो अब घर पर स्टार्ट होना था। बारात घर पहुंच जाती है, अब सब लोग अब बड़ा खुश होते हैं, परिवार के लोग, दुल्हन पढ़ी लिखी थी, गोरी चिट्ठी थी, परिवार के लोग बड़ा खुश। पहला रात सुहाग रात जिसको कहा जाता है, हमारे मेरे भाई अब सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ दुल्हन सजी हुई बैठी रहती है। वहाँ जाते हैं, दुल्हन से बात करने की कोशिश करते हैं, और उसी टाइम दुल्हन एक कस के थप्पड़ मेरे भाई को लगा देती है। बड़ा तेज आवाज़ में गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, ये तो मेरी दुल्हन है, और ये मेरे को थप्पड़ क्यों लगा दी। सकते में आ जाते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं फूट पड़ती, आखिर ये हुआ कैसे, ऐसा इन्होंने बिहेव कैसे किया, मेरे साथ में ये थप्पड़ कैसे बरसा दिया। हाँ, फिर जब देखते हैं दुल्हन की तरफ, तो दुल्हन तो आंखें बंद किए हुए है, कभी आंखें खोलती है और कभी बंद करती है, कभी अपने दूल्हा को देखती है और कभी छत को घूरने लगती है। और तब मामला थोड़ा अलग सा लगने लगा था। जो मेरे भाई थे उनको लगने लगा कि कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई है, कहीं भूत प्रेत का साया मेरी पत्नी के ऊपर तो नहीं आ गया। लेकिन रात का टाइम था, सब लोग थके हारे थे, सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, जो जहाँ मौका मिल रहा था अब अपना पसर सा गया था, सो गया था, और क्या करता। और वो किसी को जगाना नहीं चाहते थे। फिर अपने दुल्हन के पास जाते हैं और समझाते हैं कि तुमने मेरे को मारा क्यों, बात क्या हुई थी, और ये तुम्हें हो क्या गया है, तुम कभी मुझे देख रही हो, कभी छत की तरफ देख रही हो,
ये तो हमारा सुहाग रात है ना। सुहाग रात कहीं ऐसे मनाया जाता है। तब लड़की खिलखिला के हंसने लगती है। जो हंसी होती है ना, पहले तो धीमी धीमी होती है, इसके बाद जोर जोर से लड़की हंसने लगती है। अब मेरे भाई को लगता है कि तो मामला बढ़ता जा रहा है और रिश्तेदार आए हुए हैं, खाम खा के बदनामी हो जाएगी। लड़की का मुंह बंद करते हैं, अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना जोर से किसने कहा हंसने के लिए। बड़ी मुश्किल से लड़की को शांत, यानी दुल्हन को शांत कराते हैं। लेकिन वो शांत तो हो गई, लेकिन अगले पल जो होता है ना, उसकी कल्पना जयप्रकाश जी के, मतलब जयप्रकाश जी के जो मेरे भाई थे, वो कभी किया भी नहीं होगा कि ऐसा भी सुहाग रात के दिन हो सकता है। लड़की एक झटके से अपने दुल्हा को जमीन पर ढकेल देती है, सीने पर सवार हो जाती है। लट के बाल, मतलब जो बाल है खुले हुए बिखर जाते हैं, और ऐसा देखने में लगती है कि उसके ऊपर में कोई चुड़ैल की आत्मा सवार हो गई हो। बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो जाती हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है, जैसे दूल्हे राजा को मुंह को नोच लेना चाहती हो। छाती पर बैठी हुई दूल्हा राजा जो थे एकदम डरे हुए थे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो तो ना जाने क्या क्या कल्पना करके सुहाग रात मनाने आए थे। यहाँ तो मामला उल्टा हो गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में मैं किसको आवाज़ दूँ। कोई भी अगर इस हालत में हमें दिखेगा तो ज़रूर हंसेगा। इसलिए वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, अपने पत्नी को कह रहे थे, ये कर क्या रही हो, ये कर क्या रही हो, पागल हो गई हो, आज हमारी सुहाग रात है, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो। लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो अपने, जैसे अब दुल्हन का नाखून तो इतने तेज नहीं थे जैसे उसके बड़े बड़े नाखून हो, और ऐसा झपट्टा मारी थी कि जैसे दूल्हे राजा को मुँह को नोच लेगी, ऐसा बिहेव कर रही थी। और शक्तिशाली भी थी। दुल्हन देखने में छोई मोई थी, लेकिन उसके शरीर में इतना पावर था कि दूल्हे जो थे वो उनसे पार नहीं पा सकते थे। आखिरकार जब मामला अति बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, अब लगने लगा कि अब दूल्हे राजा संभाल संभाल नहीं पाएंगे। तब दूल्हे राजा चीखने लगे। जैसे चीखने लगे, घर के लोगों को नींद खुल जाती है, दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। अब कहते हैं कि दूल्हा राजा, दरवाज़ा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन दूल्हे राजा के सीने पर तो वो उनकी पत्नी सवार है, उनको हिलने नहीं दे रही है। दूल्हे राजा चीखे मार रहे हैं, बचा लो हमें, बचा लो, नहीं तो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी, मेरी दुल्हन मुझे मार डालेगी। लोग बाग सब हैरान, जो भी रिश्तेदार थे एकदम डर गए थे। आखिर ये सुहाग रात की दिन रात में हो क्या रहा है, क्या हो गया। दूल्हे राजा से लोग सवाल पूछते हैं, क्या हो गया बेटा। दूल्हे राजा कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं कि मुझे आप लोग निकालो यहाँ से, मैं मर जाऊँगा, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये शोरगुल जो होता हुआ, अब जहाँ पर मर्दानी अब एरिया था, जहाँ दो जेंट्स लोग आराम कर रहे थे, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। और तब वहाँ से दूल्हे के चाचा आ जाते हैं, और वो भी शक्तिशाली थे, रिटायर्ड फौजी थे। और वो आते हैं, मामला समझते हैं, लेकिन उनको कोई समझा नहीं पाता। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि अंदर में चल क्या रहा है, तो चाचा कौन समझाएगा। और वो कुछ ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। वो दरवाजे को मारते हैं अपने पैरों से ठोकर, और दरवाज़ा दोनों पल्ला अब लुढ़क जाता है, गिर जाता है। और तब जो सब लोग देखते हैं, देख करके हैरान हो जाते हैं कि दुल्हन जो है दूल्हे के सीने पर बैठी हुई है, और उनके मुंह को नोचने की कोशिश कर रही है, उनके शरीर को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और दूल्हा अपने आप को किस तरह बचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज सब इतना होने के बाद में, दरवाज़ा टूटने के बाद भी वो दुल्हन बिल्कुल शर्मा नहीं रही है। सीने पर दूल्हा के बैठी हुई है, और लगातार अपने वही जैसा कर रही है, दूल्हे के मुंह शरीर को जख्मी करने की कोशिश कर रही है। और तब चाचा जोर से डांटते हैं। डांटने के बाद भी वो दुल्हन पर कोई असर नहीं होता है। आखिरकार दो चार औरतें मिलकर के दुल्हन को जबरदस्ती दूल्हे राजा के शरीर से उठाया जाता है। लेकिन वो इतना व्यग्र थी, जैसे दूल्हे राजा को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, वो मार डालना चाहती हूँ। और तब वही तांत्रिक बाबा जो रात में उस जीप पर तंत्र मंत्र किए थे, और तब ऐसा हुआ था, हालात सब कुछ सही हो गया था। वो रिश्तेदार थे, रिश्तेदारी करने आए थे, बारात में गए थे, और उनको जब खबर मिलती है तो वो भी आ जाते हैं। हाँ, कहते हैं आप लोग हट जाइए,
सारा लोग हट जाइए यहाँ से, कोई भी यहाँ पर पास में नहीं रहेगा। दुल्हन को इसी कमरे में रखिए और दूल्हा को यहाँ से हटाइए। दूल्हा राजा तो उनकी हालत खराब थी, वो क्या सुहाग मनाएंगे, उनकी तो मौत की रात मरने वाली थी अगर देर हो जाती तो। हाँ, तब ऐसे ही किया जाता है। गंगा जल मंगाते हैं, घर में गंगा जल मिल जाता है, लोटा में जल भर कर आता है। अक्षत मंगाते हैं, चावल, कच्चा चावल, और फिर अब उसी दरवाजे के अंदर, टूटा हुआ दरवाज़ा, और उसी में उस औरत को यानी दुल्हन को छोड़ दिया जाता है। हाँ, दुल्हन जो थी ना, फुंकार मार रही थी एकदम, जैसे चिल्ला रही हो, चीख रही हो, एकदम जैसे उसके ऊपर में वास्तव में कोई चुड़ैल सवार थी उस वक़्त में। जो भी देखे उसका चेहरा मोहरा देख करके एकदम खौफ में भर जाता था। ऐसा वो उसका पोजीशन उस टाइम हुआ पड़ा था। और वो दुल्हन पढ़ी लिखी थी, ऐसी भी नहीं थी कि अनपढ़ थी, कोई ड्रामा कर रही हो, ऐसी बात नहीं थी। जो भी देखा उस टाइम में अब एकदम सख्ते में आ गया था। अब करे तो क्या करे, सब लोग दूर हट गए थे। हाँ, वो जो रिश्तेदारी वाली तांत्रिक बाबा थे ना, अब वो उस घर में पहुंचते हैं और उस दुल्हन को समझाते हैं कि तू शांत हो जा, मैं तुझे जान गया हूँ कि तू कौन है। तू यहाँ तक आ जाएगी, मैं ये उम्मीद नहीं रखता था। तू यहाँ पर आ गई है, लेकिन अब लौट के नहीं जाएगी। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तुझे तो उसी टाइम समझ लेना चाहिए था जब तू दुल्हन के ऊपर में हॉबी थी और ड्राइवर के ऊपर में अब तू सवार थी। सबको तूने अपने बस में कर रखा था। मैं तो उसी वक्त में समझ गया था, लेकिन तूने मेरी अब तंत्र मंत्र को कम में आका है। अब तो इस चीज़ को भुगत। अब इसके बाद समझाने के बाद में भी वो अभी अपना रंग रूप बिल्कुल बदलती नहीं है। वो घर के अंदर में जैसे घूमती फिर रही हो, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी तांत्रिक बाबा को, जैसे वो डर के भाग जाएंगे, लेकिन वो डरने वाले में से नहीं थे। हाँ, तब उन्होंने गंगा जल पढ़ करके, मंत्र पढ़ करके और उस दुल्हन के ऊपर फेंक देते हैं। हाँ, जैसे ही फेंकते हैं ना, वो ज़मीन पर गिर जाती है, बिना जल के मछली की तरह तड़पने लगती है। और वो जो बाबा थे ना, तांत्रिक बाबा, अभी रुके नहीं। अक्षत था, चावल दाना, उसको पढ़ करके अपने मंत्र के द्वारा अब फिर उसके ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं ना, फिर और तड़पने लगती है। हाँ, तब तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं उसके पास में। हाँ, कहते हैं कि तू आई कैसे? तेरा घर तो ये नहीं है, तेरा घर तो शमशान था, वो तो मैं जान चुका हूँ। तू यहाँ पर किस लिए आई है? वो जो दुल्हन थी, अब वो बोलने लगी थी। जो भी वहाँ आसपास में लोग थे, जो दूर दूर खड़ा होकर के तमाशा देख रहे थे, वो सब के सब डर गए। बड़ी अलग सी आवाज़ थी, दुल्हन की तरह आवाज़ थी नहीं, भर्राई आवाज़, जैसे गहरे कुएं से बोल रही हो। और कहने लगी, ये दुल्हन मुझे पसंद आ गई, इसके कपड़े लत्ते मुझे पसंद आ गए। मेरी तो शादी नहीं हो पाई थी, मैं तो शादी के सपने देखते देखते मर चुकी थी। मुझे लगा कि बस यही मौका है, मैं इस दूल्हे काबू में कर लूँ और इसको मार डालूंगा, फिर मैं दुल्हन के रूप में आ जाऊंगी और फिर मैं इसको ही मार डालूंगी। और तभी मैंने सबको बस में कर लिया था। अगर तुम कुछ देर तक नहीं आते ना, तो मैं इनका काम वहीं पर कर देती, लेकिन तुमने मेरे काम में बिगड़ डाला। हाँ, तब मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन मैं इसके अंदर में पहुंच गई थी, दुल्हन के अंदर पहुंच गई थी। अब मैं तो अपना काम तो करना ही था। जो बोल रही थी ना, सारे घर के लोग सुन करके कांप रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक चुड़ैल प्रेतात्मा और दुल्हन के अंदर में प्रवेश कर गई थी, और उसी जगह कहानी थी जहाँ पर वो रात में जीप फंसी हुई थी, जहाँ पर उनके साथ में ना जाने क्या हुआ था। इसका भी बात मैं आगे बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। अब एक तरह से वो बेचैन होने लगी, फिर धमकी देने लगी कि ना, तू मुझे छोड़ दे, तू अपना भला चाहता है तो मुझे छोड़ दे। मैं इस दुल्हन को छोड़ूंगी नहीं, इसकी आत्मा को निकाल के अपने साथ में ले जाऊंगी। लेकिन वो तांत्रिक बाबा कम नहीं थे, देखने में साधारण इंसान की तरह लग रहे थे, गृहस्थ लग रहे थे, किसान लग रहे थे, लेकिन वो जो भी जानते थे, अच्छे तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे। जो भी देखा मान गया उनका लोहा। हाँ, तब फिर वो अक्षत का दाना फिर फेंकने लगे। हाँ, जितनी बार फेंकते थे ना, वो उछलती थी और चिल्लाती थी, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। कहती थी कि चाहे जो जितना मर्जी मुझे तड़पा ले, मैं इसकी आत्मा को जरूर लेके जाऊंगी। और वो जो बाबा थे कह रहे थे कि तुझे तो
मैं पकड़ के ले जाऊंगा। तू इसको क्या पकड़ेगी? मैं तुझे पकड़ करके ऐसी जगह पर दबाऊंगा कि तू कभी निकल नहीं पाएगी। और वो जो काम था ना, वो कम से कम 2.5 घंटा तक चलता रहा। ऐसा लगता था कि वो बाबा जीत नहीं पाएंगे। और ऐसी थी वो चुड़ैल जो दुल्हन के शरीर से निकल के राजी नहीं थी। आखिरकार जब सब कुछ खत्म हो गया, बाबा जी उसकी आत्मा को निकाल चुके थे और दुल्हन तो बेहोश हो गई थी। तब बाबा जी बोले कि इसको नहलाओ गंगा जल से, तब जाके पवित्र हो पाएगी। अब मैं इसकी आत्मा को इसकी असली जगह पर पहुंचाता हूँ। और उसी रात को और लेकर के उस जो भी चुड़ैल की आत्मा थी और उसको लेकर के और 2 आदमियों के साथ में चल पड़े थे। उसको ले जाके कि नदी किनारे ज़मीन खोद करके और उसको दफना दिया गया। तंत्र मंत्र से उसको अब उस जगह को बांध दिया गया और ऊपर बहुत सारा मिट्टी डाल दिया गया कि कभी ये अब बाहर निकल ना पाए। लेकिन हुआ क्या था, जब बारात निकली थी, बारात तो दूसरे रास्ते से, बड़े रास्ते से निकल गई थी, थोड़ा लंबा रास्ता था। और वो जो ड्राइवर था जीप वाला, अब उसको रास्ता पता था और फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लेके जा रहा। उसको ये नहीं पता था कि आगे चल कर के शमशान है। जैसे ही शमशान के पास पहुंचता है ना, जीप उसका अब एक तरह से जाम हो जाती है, पहिया उसका जाम हो जाता है। गियर में डालने के बाद भी जितना वो बढ़ाना चाहता है बढ़ नहीं पाता है। लगता है कि कुछ जीप में खराबी हो गई। तभी एक हवा का झोंका तेज आता है, इतना ठंडकी एहसास होती है। और जैसे ही एहसास होता है ठंडक ना, सब वो भूल जाता है। जो जहाँ है ना उसी रूप में, मतलब उसी जगह पर बैठा रह जाता है। जीप स्टार्ट थी, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो देखते रह जाते हैं। वो जो प्रेतात्मा थी, चुड़ैल थी, उसी शमशान के रहने वाली थी। और उसने देखी कि इतनी सुंदर दुल्हन है और उसका शायद शादी हो नहीं पाया था। कल्पना बहुत किया था कि कब मेरी शादी हो गया, लेकिन उसकी अकाल मौत हो गई थी। अकाल मौत के बाद में ज्ञानी लोग बताते हैं कि लोग ऐसे ही अब जन्म जन्म तो नहीं लेते, ऐसे जोनी में जाते हैं, भूत प्रेत की जोनी में जाते हैं। कोई आत्मा बन जाता है, कोई दुष्ट आत्मा बन जाता है, कोई चुड़ैल बनता है। वो चुड़ैल बन गई थी, प्रेतनी बन गई थी। लेकिन उसका जो शौक था ना, वो कम नहीं हुआ था। उसको लगा कि मैं अब क्या, ये दुल्हन है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती हूँ और फिर मैं वही सुख पा लूँगी। लेकिन उसका अब जो सोचना था वो हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम में एक गृहस्थ के रूप में, किसान के रूप में एक तांत्रिक बाबा भी थे और उसका वो सपना चूर चूर कर दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जयप्रकाश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप का बटन को ज़रूर दबाइएगा। और फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।